की नज़र पिछले 33 दिनों से ईरान पर है, इजराइल पर है और अमेरिका पर है, क्योंकि यही वो तीन देश हैं जो आपस में जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस जंग के बीच एक देश से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। लेकिन क्या मजाल जो दुनिया के लीडर इसके बारे में अपना मुंह खोलें। शायद अमेरिका की वजह से। क्यूबा, एक छोटा सा देश जिसकी आबादी सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख है। पहले उस क्यूबा की एक तस्वीर देखी। ये तस्वीर इसलिए देखना ज़रूरी है कि अगर ये जंग लंबी खिंची, हालांकि क्यूबा का इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस जंग की वजह से जो ईरान, अमेरिका और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं और जिसकी वजह से तेल और गैस के कुओं में आग लग रही है, तेल की किल्लत हो रही है, गैस की किल्लत हो रही है, अगर ये जंग खिंची और मिडिल ईस्ट के देशों में और ईरान में अगर इसी तरीके से तेल और गैस पर हमले होते रहे तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में तेल और गैस के बिना और बिजली के बिना क्या तस्वीर होगी, उसकी एक झलक, उसका एक ट्रेलर इस वक्त क्यूबा दिखा रहा है। ये क्यूबा की तस्वीर है, अंधेरे में डूबे क्यूबा की। ब्लैकआउट है पूरी तरीके से। न क्यूबा में पेट्रोल है, न डीजल है, न गैस है, न बिजली है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर की छुट्टी, सड़कों पर गाड़ियां नहीं, जहाज उड़ नहीं रहे, घर में बिजली नहीं आ रही है, चूल्हे नहीं जल रहे हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है, ऑपरेशन मुश्किल, जितने भी टेस्ट हैं वो टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं मेडिकल के। क्यों? क्योंकि ईंधन नहीं है, बिजली नहीं है, तेल नहीं है। और ये सिलसिला पिछले 10-12 दिनों से, और आने वाले दिनों में कब तक ये रहेगा मालूम नहीं। और ये सब क्यों है? सिर्फ एक देश की दादागिरी की वजह से, और वो है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, जो बार बार लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान के बाद अगली बारी क्यूबा की है और क्यूबा पर उनकी नज़र है, क्यूबा को हथियाना चाहते हैं। वेनेजुएला हो, क्यूबा हो, लीबिया हो, इराक हो, अब ईरान हो, अफगानिस्तान हो, मतलब अमेरिकी दादागिरी की कोई इंतहा नहीं। 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा आइलैंड पे एक छोटा सा देश और दुनिया का सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अब उस देश पर बुरी नज़र रखे हुए उसको कब्जाना चाहता है, हथियाना चाहता है। हालांकि अमेरिका ये भूल जाता है कि अब तक अमेरिकी इतिहास में पिछले 67 सालों में, लास्ट 67 ईयर्स, 13 प्रेसिडेंट ट्रंप समेत आ गए और कभी क्यूबा पर कब्जा नहीं कर सके। ये वो क्यूबा है जिसकी वजह से एक बार वो नौबत आ गई कि परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर बस छिड़ने वाला था। आमने और सामने दोनों तरफ न्यूक्लियर बॉम्ब थे, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस। उस दिन कुछ भी हो सकता था, और अगर उस दिन परमाणु युद्ध हो जाता तो शायद आधे से ज़्यादा दुनिया ख़त्म हो जाती। इसी क्यूबा से ये कहानी शुरू हुई थी। 13 अमेरिकी प्रेसिडेंट फिर भी क्यूबा पर कब्जा नहीं कर पाए, और अब डोनाल्ड ट्रंप उसी क्यूबा पर कब्जा करना चाहते हैं। और उसके लिए बेकसूर वहाँ के जो जनता है, अवाम है, नागरिक है, 10-12 दिनों से बिना बिजली, गैस के जी रहे हैं, वो सिर्फ अमेरिकी दादागिरी की वजह से। लेकिन अमेरिका क्यों कब्जा करना चाहता है क्यूबा पर? एक छोटा सा द्वीप, एक छोटा सा देश, अमेरिका को क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? 50 राज्य अमेरिका लेकर बैठा हुआ है, 35 करोड़ की आबादी है। फिर एक देश क्यूबा पर क्यों उसकी नज़र है? तो पेश है क्यूबा की पूरी कहानी, उस क्यूबा की कहानी जिसे 67 सालों में 13 अलग अलग प्रेसिडेंट मिलकर भी क्यूबा पर कब्जा नहीं कर पाए। अमेरिकी स्टेट, 50 स्टेट है वहाँ पर। एक नॉर्थ अमेरिका में स्टेट है फ्लोरिडा। इसी फ्लोरिडा स्टेट से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर यह क्यूबा बसा हुआ है, एक आज़ाद देश। ये समंदर पर एक आइलैंड है और उस समुद्री इलाके को कैरिबियन कहते हैं। हम लोग कैरिबियन अक्सर वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कैरिबियन समंदर में एक छोटे से आइलैंड पर, बल्कि जो कैरिबियन आइलैंड जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ा द्वीप क्यूबा है। क्यूबा का हवाई जो बीच है दुनिया भर में मशहूर है सैलानियों के लिए। तो उसी क्यूबा की आबादी इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी में। तब क्यूबा का नामो निशान नहीं था। स्पेन के एक खोजकर्ता थे बहुत ही मशहूर, कोलंबस। आप सभी नाम जानते होंगे। जैसे वास्को डी गामा ने भारत ढूंढा, कोलंबस को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने क्यूबा देश को ढूंढा था 1492 में। वो निकले खोज करने के लिए और अचानक क्यूबा पहुंचे। क्यूबा को उन्होंने ढूंढ निकाला। अब चूंकि कोलंबस क्यूबा के स्पेन के थे तो ये खबर स्पेन तक पहुंची कि भाई ये क्यूबा जैसा द्वीप है और
बहुत कुछ वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। स्पेन उस वक्त एक पावरफुल साम्राज्य हुआ करता था वहाँ पर, और अमेरिका तब इतना पावरफुल नहीं था जो आज सुपर पावर है। तो स्पेन को जैसे ही पता चला कि कोलंबस ने एक नया देश ढूंढ निकाला है, स्पेन वालों ने क्यूबा पर चढ़ाई कर दी और क्यूबा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अगले 400 सालों तक स्पेन ने क्यूबा पर हुकूमत की। तब अमेरिका में इतनी क़ुव्वत नहीं थी कि वो स्पेन से लड़कर क्यूबा को आज़ाद करा सके। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीता, हम 19वीं सदी में आ गए, तो अमेरिका धीरे धीरे अब ताकतवर हो रहा था। चूँकि फ्लोरिडा के बिल्कुल करीब है क्यूबा, तो अमेरिका के हिसाब से करीब है, 250 किलोमीटर का फासला है, तो उसे लगा कि अगर इस पर हमारा कब्जा ना हो तो कम से कम कंट्रोल हो, तो अमेरिका के लिए अच्छा होगा। तो जब अमेरिका मजबूत होना शुरू हुआ तो क्यूबा पर उसकी नज़र गड़नी शुरू हो गई। अब उसने खेल किया जो उसकी फितरत और आदत है पूरी दुनिया में। उसने क्यूबा के लोगों को भड़काना शुरू किया कि तुम्हारे ऊपर स्पेन वाले हुकूमत कर रहे हो, तुम आज़ाद हो जाओ, हम तुम्हारी आज़ादी में तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद अमेरिका ने हथियार और पैसे देने शुरू किए, जैसे अफ़गानिस्तान में उसामा बिन लादेन को दिया था, जैसे इराक में बगदादी को दिया, जैसे लीबिया में गद्दाफ़ी की तक हटाने के लिए, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए, अभी ईरान में खामनेई की सल्तनत को हटाने के लिए। बीच में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था वहाँ के लोगों का। तो अमेरिका का ये एक कैरेक्टर रहा है कि जिस देश पर उसकी नज़र हो या जिस देश से फ़ायदा हो वहाँ बगावत करा दो। तो उसने क्यूबा के लोगों को बगावत की राह दिखाई, कहा ये लो पैसे, ये लो हथियार और लड़ो। अमेरिका को पता था देर सवेर अब क्यूबा की जनता जाग गई है, स्पेन की हुकूमत यहाँ ख़त्म होगी, और उसकी नज़र थी क्यूबा पर। लेकिन उसने अपनी मंशा बताई नहीं। उसने क्यूबा से लोगों से यही कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं है तुम्हारे देश से, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम आज़ाद एक देश के तौर पर जियो। क्यूबा के लोगों को लगा अच्छा पड़ोसी है, मदद कर रहा है। अब विद्रोह शुरू हो गया। ये 19वीं सदी की बिगिनिंग की बात है। अमेरिका को लगा कि अब बस कुछ दिनों का मेहमान है ये स्पेन, और क्यूबा आज़ाद होगा। तब अमेरिका ने अपना दूसरा खेल खेला। उसने कहा हम तुम्हारी और मदद करेंगे, और हथियार देंगे और पैसे देंगे, बदले में हमारी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या? तो उसने कहा कि जब तुम आज़ाद हो जाओगे तब तुम्हारी और कोई कब्जा ना करे, क्योंकि हम पड़ोसी हैं, तो तुम्हारी सरकार बनाने में, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी में, तुम्हारे इलेक्शन में, तुम्हारे इंटरनल मैटर में हमारी भी मर्जी शामिल होगी। क्यूबा के लोगों को आज़ादी चाहिए थी। उन्हें पता था अमेरिका कब्जा तो करने से रहा, क्योंकि उसकी मंशा है नहीं, वादा कर चुका है। ठीक है, इतना हमारी भलाई के लिए कह रहा है, इससे हमें और भी भलाई होगा, देश तरक्की करेगा। उन्होंने मान लिया। इसके बाद अब विद्रोह शुरू, और आखिरकार 1901 में ये विद्रोह अपनी चरम सीमा पर, और 1902 में 400 साल की लंबी गुलामी के बाद क्यूबा आज़ाद हो गया। स्पेन के हुक्मरान अब क्यूबा से लौट चुके थे। अब क्यूबा आज़ाद हुआ। इसके बाद अब अमेरिका को पता था कि उसने कुछ शर्तें रखी। तब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे रूजवेल्ट। उन्होंने क्यूबा को याद दिलाया कि अब तुम आज़ाद हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी डेवलपमेंट में, हर चीज़ में, पर थोड़ी हमारी दखल होगी। और उसके बाद क्यूबा में इलेक्शन हुआ, और क्यूबा के पहले प्रेसिडेंट बने टॉमस पाल्मा। टॉमस पाल्मा प्रेसिडेंट बने। अब क्यूबा की सरकार चलने लगी, क्यूबा के लोग खुश। और क्यूबा के पास अपनी बहुत सारी चीज़ें थी। उनकी चीनी, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं क्यूबा को एक चीनी की कटोरी भी कहते हैं। वहाँ के गन्ने बड़े अच्छे होते हैं, और वहाँ चीनी वहाँ की बहुत ही अच्छी। कॉफ़ी क्यूबा की मशहूर है पूरी दुनिया में। सिगरेट एंड सिगार मशहूर है। वहाँ के बीचेस मशहूर हैं। फिर वहाँ के मिनरल्स, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ें कुदरत ने क्यूबा को दे रखी थी। तो अब नई सरकार आई, चुनी हुई, और सरकार चलने लगी पाल्मा की। अमेरिका की अपनी दखलंदाजी थी, थोड़ी बहुत चल रही थी, सब ठीक है, अमेरिका भी खुश है, चलो मेरी इशारे पर सरकार भी चल रही है। धीरे धीरे वक्त बीता, पाल्मा के बाद कई और प्रेसिडेंट आए। करते करते अब आ गया 1933। 1933 में क्यूबा की गद्दी पर बतिस्ता नाम के एक शख्स बैठते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। 1902 में क्यूबा आज़ाद हुआ। 31 साल के बाद एक ऐसा शख्स क्यूबा का प्रेसिडेंट बना जो पूरी तरह से अमेरिका के आगे झुका हुआ था। बतिस्ता एक तरह से एक पपेट था अमेरिका का। बतिस्ता की कुर्सी पर बैठते ही पहली बार अमेरिका को लगा कि क्यूबा उसके हाथ में है। क्यूबा के हर रिसोर्सेस धीरे धीरे बतिस्ता जो है कानून बना बना कर अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों को देने लगा। वहाँ की कॉफ़ी की खेती, वहाँ की गन्ने की खेती, वहाँ के चीनी मिल्स, वहाँ के मिनरल्स, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस, इन सब पर एक एक कर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा होता गया। अब धीरे धीरे अमेरिकी क्यूबा पहुँचने लगे।
उन्होंने क्यूबा को एक छुट्टियों का हब बना लिया, जैसे मैंने आपको बताया हवाई द्वीप। अब अमेरिकी आने लगे तो फिर वहाँ पे बार खुले, पब खुले, कैसीनो खुले, यहाँ तक कि जिसमें फरोशी का धंधा शुरू हो गया, और ये सारी अमेरिकी कंपनी कर रही थी। धीरे धीरे पूरे क्यूबा के हर सेक्टर में अमेरिका का इतना दखल पड़ा कि क्यूबा के जो आम लोग थे वो बेरोजगार होते चले गए, क्योंकि पूरा कंट्रोल बतिस्ता ने एक तरह से अमेरिका को दे दिया, और अमेरिकी सरकार अपनी कंपनियों के हिसाब से मनमर्जी से क्यूबा से बेइंतहा पैसे कमाने लगी, और बदले में वहाँ के लोग गरीब होते गए, बेरोजगार होते गए, और ये सिलसिला चलता रहा। जब 1950 का दौर आया, 33 में 1900 बने थे बतिस्ता, तब धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ क्यूबा के कि 400 साल की ग़ुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली, हमें लगा हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन यहाँ तो अब अमेरिका एक तरह से हमको अपना गुलाम बना चुका है। हर चीज़ पर अमेरिका का कब्जा है, कॉफ़ी के रेट, कॉफ़ी की खेती, गन्ने की खेती, चीनी मिल के कारोबार, वहाँ के बाकी सारी चीज़ें। तो लोगों के अंदर गुस्सा आना शुरू हुआ। फिर बतिस्ता के ख़िलाफ़ धीरे धीरे विरोध होना शुरू हुआ, और ये विरोध एक तरह से सीधे अमेरिका के ख़िलाफ़ था, क्योंकि वहाँ मालूम था कि बतिस्ता अमेरिका की कठपुतली है। और ये विरोध 1955 के बाद और तेज़ी से बढ़ा, और 59 आते आते 1959 इसी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन ने जो बतिस्ता के ख़िलाफ़ था एक नए नेता को जन्म दिया, और उस नेता का नाम था फिडेल कास्त्रो। सिगार के साथ उनकी तस्वीर पूरी दुनिया भर में मशहूर है। फिडेल कास्त्रो एक कम्युनिस्ट सोच के नेता थे, और जो पब्लिक वहाँ के गुस्से में थी उसको भुनाया और बतिस्ता को गद्दी से हटा दिया। इसके बाद 1959 में 26 साल की हुकूमत के बाद बतिस्ता का तख्ता पलट। अब फिडेल कास्त्रो, जो अलेक्जेंडर को अपना गुरु मानते थे, जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, फिडेल कास्ट्रो क्यूबा के नए प्रेसिडेंट बने। फिडेल कास्ट्रो चूंकि कम्युनिस्ट सोच के थे, आते ही सबसे पहला काम जिसकी वजह से तख्ता पलट हुआ, उन्हें पता था कि क्यूबा के लोग अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ हैं, अमेरिकी कंपनियों का वहाँ दखल है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका था बहुत कुछ। आते ही 1 जनवरी 1959 फिडेल कास्ट्रो ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम इतने दिन की मोहलत दे रहे हैं, क्यूबा की सरजमीन पर जितनी भी अमेरिकी कंपनियां हैं, अमेरिकी लोग हैं, वो सब अपना बोरिया बिस्तर समेट लें और अमेरिका लौट जाए। जो अमेरिकी बैंक काम कर रहे थे उन्हें बंद, जो अमेरिकी कंपनियां थी उन्हें बंद, जो उनके कैसीनो से लेके बाकी सारी चीज़ें थी उनको राष्ट्रीय संपत्ति डिक्लेयर कर दिया। और फिर आलम यह हुआ कि अमेरिकी कंपनियों को क्यूबा से भागना पड़ा। अब वहाँ की सारी प्रॉपर्टी क्यूबा के लोगों की हो गई। फिडेल कास्ट्रो के इस फैसले से क्यूबा की जनता कास्ट्रो की फ़ैन हो गई। अब धीरे धीरे कास्ट्रो अपनी सत्ता पर पकड़ बनाने लगे। लेकिन जब अमेरिकी कंपनी वहाँ से हटी और भागी, 26 साल से जो अमेरिका क्यूबा को नचा रहा था, अपने हिसाब से उनको लूट रहा था, उन्हें बड़ा गुस्सा है कि ये एक छोटा सा देश, करोड़ भर की, जिसकी आबादी में उस वक्त तो और भी कम थी, अगर मैं 59 की बात कर रहा हूँ, आधी भी नहीं थी इससे, तो फिर ये हमें कैसे आंख दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि इसको सबक सिखाना चाहिए। गद्दी संभाले हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था कि तब उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे आइजनहावर। आइजनहावर ने कहा कि फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं, इसको तख्ता से हटाते हैं और अपना कोई फिर बंदा होगा बतिस्ता जैसा, तो हमारा काम हो जाएगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को इसमें शामिल किया गया और कहा गया कि चलो एक बार फिर से क्यूबा में विरोध प्रदर्शन करो, जैसे पहले स्पेन के शासक के खिलाफ हुआ था। बहुत सारे विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई। बतिस्ता के जो लॉयल लोग थे, उसकी सेना में थे, ऐसे लोगों को चुन चुन कर अमेरिका ने, CIA ने ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, पैसे दिए और कहा जाओ क्यूबा और क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ ऐसे विरोध प्रदर्शन करो जैसे तुम लोग नाराज़ हो, और कास्ट्रो एक डिक्टेटर है। लेकिन ये मुहिम नाकाम रही, क्योंकि कास्ट्रो को पहले ही पता चल चुका था और उसने बतिस्ता के इन सारे लॉयल लोगों को पहले ही पकड़ लिया या मार दिया। ये ऑपरेशन नाकाम रहा और कास्ट्रो की अब अपनी सत्ता पर पकड़ जारी थी। इसी के बाद फिर एक दूसरा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन चलाया गया 1961 में, बे ऑफ पिग ऑपरेशन है इसका नाम। इसके तहत ऐसे ही बतिस्ता के लॉयल लोगों को भेजा गया क्यूबा की, जाओ वहाँ विरोध प्रदर्शन करके पब्लिक को भड़का दो और फिर ऐसा गुस्सा हो कि कास्ट्रो को भागना पड़े क्यूबा छोड़कर। लेकिन यह भी नाकाम रहा।
उन लोगों को पकड़कर उनकी पोल पट्टी खोल दी गई और क्यूबा के लोगों को पता चला कि असल में विरोध प्रदर्शन में आम लोग शामिल नहीं है, तो अमेरिका कर रहा है, क्योंकि कास्त्रो को सत्ता से हटाना बड़ी अमेरिका की फजीहत हुई। इसके बाद फिर एक ऑपरेशन चलाया गया कास्त्रो को हटाने के लिए, ऑपरेशन मंगूज। 1961 से 63 तक 2 साल तक ये ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन के दौरान अब ये तय किया अमेरिका ने कि ये काम करो, कास्त्रो को तो अभी हटा नहीं पा रहे, क्यूबा की माली हालत इतनी ख़राब कर दो कि लोग बेरोज़गार हो जाए, भूखमरी के आलम हो जाए, ऐसे में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे। तो किया ये कि जितने भी उसकी गन्ने की खेती, कॉफ़ी की खेती, माल, गोदाम, सड़क, पुल, इन सबको साजिश के तहत CIA ने मिलकर वहाँ बर्बाद करना शुरू किया, उन पर बम गिराने शुरू कर दिए, बिजली घर से लेके बाकी चीज़ें, जो अभी इस वक्त क्यूबा का हाल, ये उस वक्त भी किया था 61 से 63 तक। लेकिन यह ऑपरेशन भी कामयाब नहीं रहा, क्योंकि कास्त्रो के साथ क्यूबा के लोग थे और उन्हें अमेरिकी साजिश का एहसास था। तो ये दूसरा ऑपरेशन भी नाकाम रहा। तो जब दोनों ऑपरेशन नाकाम रहा और अमेरिका को लग गया कि क्यूबा की जनता को भड़का नहीं सकते फिडेल कास्त्रो के खिलाफ, तब उस वक्त नए अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए, जॉन एफ कैनेडी। अब जॉन एफ कैनेडी को जब सत्ता मिली अमेरिका की, तब उन्होंने देखा कि उनके पिछले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कोशिश की, CIA ने कोशिश की, कुछ हो नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, फिडेल कास्त्रो को ही रास्ते से हटा देते हैं। फिडेल कास्त्रो रास्ते से हटेंगे, फिर कोई नई सरकार आएगी, नई सरकार आएगी तो फिर अपने हिसाब से सरकार चलेगी और फिर अमेरिका का वैसे ही कंट्रोल होगा जो बतिस्ता के टाइम में था। अब इसके बाद CIA ने अपना पूरा फोकस फिडेल कास्त्रो को मारने में लगा दी। दुनिया में किसी एक लीडर को मारने की इतनी नाकाम कोशिश जो CIA ने फिडेल कास्त्रो के लिए की, उसका कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं है। और इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिडेल कास्त्रो का नाम है, क्योंकि उनके ऊपर 638 बार उन्हें मारने की कोशिश की गई। 638 टाइम, 638 CIA ने एक शख्स को मारने की 638 कोशिश, और वो हर बार बच गया। बस इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो गया है। क्योंकि क्यूबा सिगार के लिए मशहूर है और फिडेल कास्ट्रो जिस देश में सिगार मशहूर हो, सिगार न पिए ऐसा हो नहीं सकता, तो सिगार के शौकीन थे, सिगरेट के शौकीन थे। CIA ने, जैसे कि किसी भी ऑपरेशन में कोई खुफिया एजेंसी करती, छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करती है, CIA ने भी किया। सबसे पहले सिगार के जरिए मारने की कोशिश की कि सिगार में तंबाकू की जगह बारूद भर दो, सिगार जलेगा, कोशिश की गई। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, खाना, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी खाने पीने की जिसमें जहर मिलाने की कभी ना कभी कोशिश ना की गई हो। कार, जीप, चॉपर, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो साधन जाने और आने की, गाड़ियों या उड़ने की, जिसमें बम बारूद नहीं लगाए गए। यहाँ तक कि नाई जो है जो फिडेल कास्ट्रो की शेव और वो करने के लिए आता था, बाल काटने, उसे भी CIA ने एक को अपने जाल में फांस लिया कि उसके ज़रिए मारेंगे, लेकिन भेद खुल गया। लड़कियों के ज़रिए फिडेल कास्ट्रो तक पहुंच बनाने की CIA ने कोशिश की, और ताकि किसी तरीके से मार दिया जाए। ऐसी हर कोशिश को फिडेल कास्ट्रो ने नाकाम किया, क्योंकि उसकी एक वजह थी। फिडेल कास्ट्रो की जो अपनी पर्सनल लाइफ थी वो पूरी दुनिया में एक रहस्य। कहते हैं फिडेल कास्ट्रो के बारे में दुनिया कभी जान ही नहीं पाई पूरा, शायद 10% सच्चाई सामने दुनिया की, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका के साथ दुश्मनी ले रहे हैं, तो अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को हमेशा एक राज बना कर रखा। जो उनके करीबी दोस्त हैं वो भी मानते हैं कि फिडेल कास्ट्रो जैसा राज शायद ही किसी और नेता का हो। तो हर कोशिश नाकाम रही और फिडेल कास्ट्रो की सरकार चलती रही। उधर जॉन एफ कैनेडी भी आए, वो भी चले गए, और ये सब चलता रहा। इसी दौरान में अब वक्त आगे बढ़ रहा है, फिडेल कास्ट्रो की सरकार मजबूती से चल रही है। तब अमेरिका ने अब एक दूसरी चाल चलनी शुरू की। अमेरिका ने अपने जासूसी जहाज यानी स्पाई प्लेन से अब क्यूबा पर निगरानी करनी शुरू कर दी। ये बात फिडेल कास्ट्रो को पता चली। उन्होंने ऐसे कई स्पाई प्लेन को गिरा दिया, लेकिन एक ऐसा प्लेन था जो क्यूबा के आसमान में उड़ने लगा और उसने वहां कुछ तस्वीरें ली। अमेरिका के इस स्पाई प्लेन से पता चला कि क्यूबा की सरजमीन पर रूस ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर रखे, परमाणु मिसाइल। अमेरिका में हड़कंप मच गया। वजह ये कि क्यूबा फ्लोरिडा से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर
अब अगर रूस वहां पर अपने परमाणु मिसाइल को तैनात कर रहा है, परमाणु हथियारों को, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूबा की धरती से रूस अमेरिका के किसी भी स्टेट, किसी भी शहर पर परमाणु बम गिरा सकता है। इस तस्वीर से जब यह खुलासा हुआ, अमेरिका हैरान परेशान। असल में हुआ यह इसलिए था कि इससे ठीक पहले अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल तुर्की, जो अब तुर्की हो गया है, और इटली, वहां पर उसने तैनात कर रखे थे। अब तुर्की से रूस की दूरी सिर्फ 150-200 किलोमीटर है। वहां से भी सेम लगभग जो क्यूबा से फ्लोरिडा की दूरी थी अमेरिका की, लगभग तुर्की से रूस की दूरी भी उतनी ही थी। और अमेरिका ने इसीलिए तुर्की में अपना मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल को तैनात किया ताकि रूस के हर शहर उसकी जद में आए, उसको निशाना बना सके अपने परमाणु बमों से। तो इटली में भी किया और तुर्की में किया। रूस ने इधर क्यूबा में कर दिया। अब क्यूबा में क्यों किया और क्यूबा ने ऐसा क्यों करने दिया? जब अमेरिका लगातार बगावत करके फिडेल कास्ट्रो की सरकार को गिराना चाह रहा था, फिडेल कास्ट्रो को मारना चाहता था, तो फिडेल कास्ट्रो भी एक कम्युनिस्ट सोच के कम्युनिस्ट की सरकार थी, रूस में भी कम्युनिस्ट सरकार, अमेरिका दोनों का दुश्मन, तो ये दोनों दोस्त हो गए। रूस ने क्यूबा से कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो रूस और क्यूबा दोस्त हो गए। तो रूस ने क्यूबा से कहा कि उसने तुर्की में अपने न्यूक्लियर वेपन को तैनात कर दिया है, हमारा देश बिल्कुल करीब है, तो अगर तुम क्यूबा में मुझे इजाज़त दो तो पूरा अमेरिका मेरे नजर में आ जाएगा मेरे न्यूक्लियर वेपन के। क्यूबा ने कहा ठीक है, फिडेल कास्ट्रो ने परमिशन दे दी। अब अमेरिका घबरा गया कि जो खेल वो तुर्की में रूस के साथ खेल रहा था, पलट के वही खेल रूस ने क्यूबा से अमेरिका के खिलाफ खेल दिया। अब जैसे ये पता चला तो अमेरिका ने फिर ये किया कि अब उसने क्यूबा के ऊपर तमाम अनाप शनाप सैंक्शन लगा दिए कि अब क्यूबा से कोई देश कारोबार नहीं कर सकता, क्यूबा से ये नहीं खरीद सकता, क्यूबा को ये नहीं बेच सकता, जो बहुत सारे देशों पे है, ईरान समेत बहुत सारे, आप रूस पे भी है, अमेरिका ने लगा रखा है। तब ये हुआ कि इससे क्यूबा की इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, माली हालत बिगड़ जाएगी, देश कंगाल होगा। और इसके साथ साथ एक और काम किया अमेरिका ने ये किया कि क्यूबा के इर्द गिर्द अपनी, अमेरिका की दुनिया में सबसे बड़ी नौसेना है, उसने अपनी नौसेना की एक पूरी जाल बिछा दी और क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई और देश क्यूबा तक ना पहुंच पाए। जब ये घेराबंदी हुई तब चूंकि रूस दोस्त है क्यूबा का और रूस का अपना वो सैन्य अड्डा उसने बना रखा क्यूबा में, वहाँ उसकी मिसाइलें तैनात है परमाणु, तो रूस खामोश तो बैठता नहीं। जब उसने देखा कि अमेरिका ने क्यूबा को घेर रखा तब फिडेल कास्ट्रो ने अपने दोस्त को याद दिलाई, रूस ने कहा हम मदद करेंगे। इसके बाद मॉस्को से जंगी जहाज़ और रूस की 2 पनडुब्बियाँ क्यूबा की तरफ रवाना हो गई। ये 2 B-59 वो पनडुब्बियाँ थी जो परमाणु बमों से लैस थी, ये कहीं से भी किसी भी जगह पर परमाणु बम गिरा सकती थी। अब पनडुब्बियाँ जो होती हैं वो समंदर के अंदर ही चलती हैं, दिखाई तो ऊपर से देती नहीं है। तो पनडुब्बियाँ चल पड़ी, रूसी जहाज़ चल पड़े। उधर अमेरिका को भी इस बात की खबर लग गई कि रूस ने अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियाँ भेज दी हैं, उनके जंगी जहाज़ भी आ रहे हैं। उधर अमेरिका ने घेरा बना रखा क्यूबा पर। तो अब हुआ ये कि अमेरिकी नौसैनिक जो थे वैसे ही रूटीन फायर करते रहते थे समंदर में, क्योंकि उन्हें पता था शायद कभी पनडुब्बी भी आ जाए क्या हो, तो रूटीन फायर करते थे, कुछ धमाके करते थे समंदर के अंदर। इधर जब ये पनडुब्बियाँ वहाँ पहुँची तो एक रोज़ अमेरिकी रूटीन फायर के दौरान एक धमाका ऐसी B-59 पनडुब्बी जो रूस की परमाणु पनडुब्बी है उसमें हो गया। कुछ नुकसान हुआ, पर नुकसान ज़्यादा ये हुआ कि इस पनडुब्बी का संपर्क अब मॉस्को से टूट गया। मॉस्को घबरा गया, भाई इतनी कीमती पनडुब्बी परमाणु बमों से लैस। तो मॉस्को में उससे पहले एक चीज़ फिक्स हो गई थी कि अगर कभी इस पनडुब्बी का संपर्क मॉस्को से टूटता है तो क्या करना है। असल में संपर्क टूटने का मतलब ये था कि पनडुब्बी पर हमला हुआ है। अब जब पनडुब्बी पर हमला हुआ है, वो भी परमाणु बमों से लैस, तो आपको पलटवार करना है। तो मॉस्को में यह तय हो चुका था कि अगर कभी भी इस पनडुब्बी से संपर्क टूट जाए मॉस्को का, तो आप सीधे परमाणु बम छोड़ दो दुश्मन, लेकिन एक शर्त के साथ कि उस पनडुब्बी से परमाणु बम या न्यूक्लियर वेपन छोड़ने का फैसला 3 लोग करेंगे और तीनों की जब रजामंदी होगी तभी ये परमाणु बम आप छोड़ोगे। अब वो 3 थे, एक इस पनडुब्बी के कैप्टन कमांडर वैलेंटाइन सेवेत्स्की, दूसरे थे सेकंड इन कमांड इसी पनडुब्बी B-59 के वसीली आर्किपॉव, और तीसरे थे पॉलिटिकल अफसर मॉस्को के इवान मास्लेनिकोव।
तो ये था कि अगर ये तीनों का वोट एक साथ आ गया, मॉस्को से संपर्क टूटा हुआ है, तो आप परमाणु बम छोड़ दो। अब परमाणु बम छूटता कहाँ? सीधे अमेरिका। तब जब संपर्क टूटा, इधर डैमेज हुआ पनडुब्बी को, तब इन तीनों की वोटिंग शुरू हुई। जो कैप्टन कमांडर मेन थे इस पनडुब्बी के, वैलेंटाइन सेवित्स्की, इन्होंने कहा यह हम पर हमला है और नियम के हिसाब से हमला हुआ तो हमें पलटवार करना चाहिए, हमें परमाणु बम छोड़ देना चाहिए अमेरिका पर। सेकंड इन कमान वसीली आर्कीपॉव, ये वो शख्स थे जिन्होंने कहा नहीं, हमें पहले पता करना चाहिए कि वाकई हम पर हमला हुआ है या गलती से हुआ है ये फायरिंग, क्योंकि करने का मतलब है फिर आधी दुनिया तो खत्म अगर एक बार न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया तो। जो पॉलिटिकल अफसर थे इवान मास्लेनिकोव, ये भी सेकंड इन कमान वसीली के सपोर्ट में थे। उन्होंने कहा पहले हमें पता करना चाहिए कि ये हम पर जानबूझकर पनडुब्बी को निशाना बनाया गया है या ये गलती से हुआ है। तो अब 2-1 की वोटिंग हुई। एक परमाणु बम पे चाहते थे हमला हो जाए और 2 नहीं। अगर वसीली उस दिन तैयार हो जाते तो परमाणु युद्ध हो जाता, आधी दुनिया खत्म हो जाती। लेकिन फिर उन दोनों की बात मानी गई और कहा गया कि एक काम करते हैं, अब इस पनडुब्बी को समंदर की गहराई से ऊपर ले चलते हैं और ऊपर ले जाकर देखते हैं कि है क्या मामला, आसपास में कौन है। अब इस पनडुब्बी को समंदर से धीरे धीरे ऊपर लाया जा रहा है। 27 अक्टूबर 1962 वही साल था जब चीन और भारत में भी लड़ाई हुई थी। 27 अक्टूबर 1962 की वो तारीख थी जब क्यूबा के करीब रूस की ये परमाणु बम से लैस B-59 पनडुब्बी समंदर के ऊपर आती। जैसे ही समंदर के ऊपर ये पलकाया, बड़ा सा अमेरिकी जहाज खड़ा था और ऊपर अमेरिकी जंगी जहाज उड़ रहे थे। सामने अमेरिकी जहाज, इधर रूसी पनडुब्बी परमाणु बमों से लैस। अब यह था कि कहीं हमला ना हो जाए, और हमला हुआ तो परमाणु बम अब छोड़ना तो तय था। आमने सामने ये जहाज परमाणु बम से लैस, अमेरिका के बेहद करीब। उधर अमेरिका के भी परमाणु मिसाइल तुर्की में तैनात, रूस के करीब। एक छोटी सी गलती, दोनों देशों पर परमाणु हमला किसी भी पल। जैसे ये बात पता चली, फौरन मॉस्को और वॉशिंगटन में खलबली मच गई कि क्या किया जाए, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। उधर मॉस्को में उस वक्त वहां के प्रेसिडेंट थे निकिता, और इधर कैनेडी वॉशिंगटन में। जब हालात के बारे में बताया गया कि दोनों जहाजें आमने सामने हैं, पनडुब्बी आमने सामने है, कुछ भी हो सकता है, इधर अमेरिका टारगेट पर है, उधर तुर्की से रूस टारगेट पर है, तो अब मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच फ़ोन घूमा, दोनों राष्ट्राध्यक्ष के बीच में बातचीत हुई। ये हुआ कि अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के लिए विनाशकारी है। फिर एक समझौता हुआ। समझौता ये कि अमेरिका तुर्की से अपने परमाणु मिसाइल को हटाएगा जो बिल्कुल रूस से 150 किलोमीटर पहले है, और समझौता ये कि रूस क्यूबा से अपने परमाणु मिसाइल को हटा लेगा जो फ्लोरिडा से 150-200 किलोमीटर दूर है। इस समझौते के बाद दोनों ने अपने अपने मिसाइल हटाए, और इस तरह से क्यूबा का ये सबसे बड़ा क्राइसिस जो इतिहास में दर्ज है वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये ख़त्म हुआ, पर क्यूबा का क्राइसिस ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद फिर और प्रेसिडेंट आते गए, लेकिन क्यूबा पर कब्जे की कोशिश जारी रही। अब तमाम कोशिश कर ली अमेरिका ने, फिडेल कास्ट्रो की गद्दी हिला नहीं सके। मारने की तमाम 638 कोशिश नाकाम हो गई। इधर फिडेल कास्ट्रो पूरी तरह से क्यूबा के सत्ता पर काबिज रहे और लोग उनका सपोर्ट करते रहे। 50 साल की हुकूमत के बाद 2008 में जब उम्र हो गई फिडेल कास्ट्रो की, तो उन्होंने अपने आप क्यूबा की गद्दी छोड़ दी। 50 ईयर्स क्यूबा पर राज किया, और इस 50 ईयर्स के दौरान कितने ही प्रेसिडेंट अमेरिका के आए और गए, फिडेल कास्ट्रो को हिला नहीं पाए। और जब वो कुर्सी से हटे तो अपनी मर्जी से हटे। उनके हटने के बाद 2008 में उनके भाई, छोटे भाई राउल कास्ट्रो, कास्ट्रो ही क्यूबा के शासक थे। इसके बाद 2018 में राउल कास्ट्रो 10 साल की बाद, सत्ता के बाद वो हट गए, और उसके बाद फिर 2018 से अभी जो है मिस्टर डियाज कैनाल, ये क्यूबा के प्रेसिडेंट है। अभी करंट प्रेसिडेंट वही है मिस्टर कैनाल। 59 से 2026 तक 13 प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग ट्रंप क्यूबा पर कब्जा करने की हसरत पाले रहे, कर नहीं पाए। अब उसी क्यूबा पर जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो पहले ट्रंप भी उन्होंने कहा था
कि शायद मैं वो भाग्यशाली अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूं जो क्यूबा को हथिया सके, क्यूबा पर कब्जा कर सके, जो आज से पहले के किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया और ये क्यूबा अभी क्यों ब्लैकआउट है? इसी साल जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को घुसकर देश में उठाया और अमेरिका में ले जाकर जेल में बंद कर दिया। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है। ट्रंप की नज़र तेल पर थी। अब वेनेजुएला में जैसे ही वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया, वेनेजुएला पूरी तरह से कंट्रोल में है अमेरिका की, जैसा कंट्रोल अमेरिका क्यूबा पर चाहता है। जैसे ही वेनेजुएला कंट्रोल में आया, अमेरिका ने पहला काम ये किया और ट्रंप ने कि क्यूबा को वेनेजुएला से अब तक सारा जो तेल मिलता था उस पर रोक लगा दी। अब कोई भी डीजल पेट्रोल वेनेजुएला क्यूबा को नहीं दे रहा है, और ये ट्रंप की वजह से। और क्यूबा का पूरा जो 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है वो पूरी तरह से वेनेजुएला के तेल पर ही डिपेंडेंट थी, क्योंकि वहाँ का तेल सस्ता था, उनके साथ दोस्ती थी। और दूसरी बात ये, चूँकि एक आइलैंड पर है, एक समंदर के बीच में, तो डीजल और उसी से वहाँ बिजली बनाई जाती है, बिजली घर उसी से चलता है क्यूबा में। तो जब वेनेजुएला से तेल की सप्लाई पर ट्रंप ने रोक लगा दी तो तेल, पेट्रोल, डीजल सबकी किल्लत और साथ ही उससे चलने वाले बिजली घर बंद, ठप। और यही वजह है कि पिछले 10-15 दिनों से 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा देश, खूबसूरत सा देश अंधेरे में है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं। कितने लोग सिर्फ इलाज और ऑपरेशन न होने की वजह से उनकी मौत हो गई है, क्योंकि बिजली नहीं है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, सड़क सब बंद है, और ये ट्रंप की वजह से, क्योंकि वेनेजुएला से जाने वाले तेल पर रोक लगाई और ये ब्लैकआउट हो गया। जो जंग के अगर ये लंबी खींची तो आने वाले टाइम में शायद बाकी के देश की तस्वीर ऐसी हो सकती है। इस मौके पर भी फिर एक बार क्यूबा के प्रेसिडेंट डियाज ने अपने पुराने दोस्त रूस को फ़ोन किया, पुतिन से मदद मांगी, और पुतिन ने कहा ठीक है। 1960s में जब पनडुब्बी भेजी थी परमाणु बम से लैस रूस ने, इस बार इस मदद मांगने पर एक बड़े से जहाज में बहुत सारा तेल क्यूबा के लिए भेजा। रूस इकलौता देश है इस पूरी दुनिया में, 195 देश हैं, जिसने इस बुरे वक्त में उस क्यूबा की मदद की। बाकी दुनिया के किसी भी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं जो क्यूबा के सपोर्ट में आकर खड़े हों इंसानियत के तौर पर, कि वहाँ के आम लोगों का क्या कसूर कि उन्हें तेल, बिजली, गैस ये तो मिलना चाहिए, उनका हक है, जिएंगे कैसे, किसी की हिम्मत नहीं है। अकेला रूस जिसने। तो ये थी उस क्यूबा की कहानी जिसे 67 सालों में अमेरिका कभी कब्जा नहीं कर पाया, और अब ट्रंप उसी काम को करना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी सीधा उल्टा तरीका अपना रहे। और ताकत का घमंड इंसान को कहां कहां ले जाता है। और सोचिए उन क्यूबा के 1 करोड़ 10 लाख लोगों के बारे में जिनका कोई कसूर नहीं, और बेचारे इस हाल में अंधेरे में जिंदगी काटने को मजबूर है, खाने पीने की किल्लत हो गई है। तो ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।